हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? हम एंथ्रोपोलॉजी ही डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो विद एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक्स को हमने डिस्कस करा है। कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं अब तक पुरानी 3 वीडियोस में। तो हमने डिस्कस करा था एंथ्रोपोलॉजी चैप्टर 1, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब इन्हीं के बीच में हम पूछते हैं आपको कि आइसोलेशन क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि कैसे स्टार्ट करें अब। जैसे मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन स्पीसीज होती हैं, वो रहती हैं आइसोलेटेड जगह में, एक पॉपुलेशन ग्रुप। तो उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और वो पेरेंट पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं। जब दो एलीलीज सेम हो उसको होमोजाइगोस कंडीशन कहते हैं। जब दो एलीलीज प्रेजेंट हो जीन के क्रोमोसोम्स में, वो आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो, उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। सेम आइडेंटिकल हो तो होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। एक जीन बेसिकली है क्या, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसमें। तो हम देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपस में बदल जाते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तो अडेप्टेबिलिटी उस एनवायरनमेंट में करनी पड़ती है उनको। तो उनका कंप्लीट जो जेनेटिक मेकअप है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी वजह से स्पीशिएशन जिसको हम बोलते हैं, न्यू स्पीसीज बनते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात अगर हम करें तो नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली का मतलब होता है, जब आप समझिए इसको, नेचुरल सिलेक्शन वेरिएबिलिटी वेरिएशन जब आती है तो नेचर सेलेक्ट करता है उन ट्रेड को जो कि दैट इज फेवरेबल। तो अनफेवरेबल ट्रेड कम होते जाते हैं और एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन बुक थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ट्रेट जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो आप देखिए कि एसोसिएशन को एक्सप्लेन करती हैं और लॉस को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू सोसाइटी के अंदर होता है। तो एक्सप्लेनेशन की बात कर हम करें, रिलेशन की बात करें तो एसोसिएशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच। तो वो रिलेशनशिप क्यों है, एसोसिएशन क्यों है? जैसे आप बताऊं कि जो पोस्ट पार्टम सेक्स टैबू है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ उसका मिलना जुलना होता है। उसकी वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस को वैरी करती है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है नॉर्मल होने में, उसको वापस ट्रैक पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक्स थ्योरीज की बात अगर हम करें तो थ्योरीज बेसिकली है क्या, एसोसिएशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है रिलेशनशिप का कि क्यों है रिलेशनशिप, उसको एक्सप्लेन करती हैं थ्योरीज को। ओके, तो आप देखिए कि इंटेलेक्चुअल्स, आप देखिए मैं आपको बता दूं कि साइंस की डिस्कवरी की बात करें। ओके, एंथ्रोपोलॉजी बाय थ्योरीज कैन नॉट बी प्रूव, थ्योरीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, तो अपने लेसन्स को प्रेजेंट करना है अथॉरिटेटिव मैनर में। तो कोई भी ट्रूथ थ्योरी को जो है हम प्रूव नहीं कर सकते। ओके,
तो क्योंकि हम थ्योरीज के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। थ्योरीज के अंदर रिलेशनशिप जो होता है वेरिएबल्स के बीच वो हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल दी थी एक। ओके, तो हाइपोथेसिस क्या है? अजम्पशंस होती है, आप अजम्पशन करते हैं उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी है, रेस की थ्योरी है कि पॉपुलेशन को जब हम रेसेस में डिवाइड कर देते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच कहता है, जूलियन स्टीवार्ट का है कि एनवायरनमेंट का क्या रोल है कल्चर के ऊपर। कल्चर जो है वो डिटरमाइन होता है एनवायरनमेंट में। कल्चर और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप क्या है, इसके एनालिसिस को हम बोलते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो हम देखें कि ऑपरेशनलाइजेशन एंड मेजरमेंट का क्या है। तो सैम्पलिंग की बात करें कि सैंपल, रैंडम सैंपल वो होता है जिसमें सैंपल है क्या बेसिकली, है ना। तो स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, ओके, तो आप देखिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कैसी तरह होती है। आप देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें वो लोगों के बीच रह के उनसे टॉक करते हैं और उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। इसमें हम एमिक और एटिक अप्रोच को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ओके, आप कल्चर को, इथनोग्राफी क्या है? इथनोग्राफी से मैंने बताया है आपको क्या होता है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मैन के द्वारा बनाया जाता है। एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ए ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट। एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ए ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट। तो रिलेटिव डेटिंग मेथड है ना। तो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड से हम फॉसिल्स को मेजर करते हैं, वो उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। इसमें का रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, जो 50,000 साल पुराने जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी हम डेटिंग कर सकते हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग से हम जो 5,000 साल से लेके 5 बिलियन साल तक पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका एज हम निकाल सकते हैं। ओके, इको फैक्ट जैसे फॉसिल्स हैं, ये इको फैक्ट्स हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग तो 5,000 साल से लेके 3 बिलियन साल तक। तो इससे क्या होता है कि डिके होता है कार्बन का मैटर्स के ऊपर से। तो हाफ लाइफ देखते हैं कि हाफ जो है वो कार्बन डिके होता है कितने टाइम के बीच में, तो उसका हम डबल कर लेते हैं कितने टाइम में डिके होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि हाफ लाइफ कितने टाइम में होता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। एथिक्स की बात करें हम, जब हम जैन थेरेपी करते हैं, जब हम नया जीन डालते हैं खराब जीन में, तो उसमें एथिकल इश्यूज होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब करते हैं रिसर्चर साइंटिस्ट्स, सोशल साइंटिस्ट, तो उनको सैंपल को बताना ज़रूरी होता है कि वो किस बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, और रिजल्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उनके वो रिजल्ट उनको सैंपल के साथ शेयर करने चाहिए। ओके, तो यही रिसर्च मानी जाती है सही। ये एथिकल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि क्या मतलब बनता है कि आर्टिफैक्ट्स होता क्या है। जब हम कोई भी चीज ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। रिलेटिव डेटिंग क्या होती है?
है ना। स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है, एक्सकेवेशन क्या होती है। तो केयरफुल रिमूवल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट्स को हम जब केयरफुली रिमूव करते हैं उसको हम एक्सकेवेशन करते हैं। तो उसमें फॉसिल्स को रिकवर करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करते हैं, इको फैक्ट्स को रिकवर करते हैं। ओके, तो आर्टिफैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ए मैन। ओके, फॉसिल्स, सो जो नेचुरल आइटम्स होती हैं दैट ह्यूमंस हैव यूज्ड सच एज रिमेन्स ऑफ एनिमल्स ईटन बाय ह्यूमंस और पोलन ग्रेन्स। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स जो कि ईट किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं इकोफैट्स। तो टूल्स जो कि बनाया जाता है स्टोन से उसको हम बोलते हैं लिथिक। ओके, कल्चर हिस्ट्री आर्टिफैक्ट्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इथनोग्राफर को भी एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी में। हम रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है फील्ड वर्क, क्या होता है। तो फील्ड वर्क बेसिकली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है रिसर्चर का फील्ड के अंदर। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फील्ड के अंदर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता क्या है कि पीपल लोगों के बीच लिविंग अमंग द पीपल एंड ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेस्टिवल्स रिचुअल्स, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड फिर लिव करना, उनके साथ में रहना। ओके, द लिस्ट, तो हमने देखा कि बेसिकली आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मेजर की बात करें, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन की बात करें, रैंडम सैंपल जब में हर केस को इक्वल चांस है कि वो इंक्लूडेड होएगा। सैम्पलिंग यूनिवर्सल लिस्ट ऑफ जितने भी केसेस होते हैं टू बी सैंपल्ड फ्रॉम। ओके, टू बी सैंपल्ड, जिसका हमने सैंपल लेना होता है वो सारे कितने केसेस होते हैं। ओके, तो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, कल्चरल इकोलॉजी की बात हमने करी, हाइपोथेसिस मैंने बताया, एक प्रेडिक्शन होती है, एक प्रेडिक्शन होती है। ओके, तो आप थ्योरीज की बात हम करें तो लॉज क्या है, रिलेशनशिप दैट ऑलमोस्ट ऑल साइंटिस्ट, जितना भी कोई रिलेशनशिप हो दो वेरिएबल्स के बीच में वो सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये है साइंस। वेरिएबल क्या है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की बात करें एसोसिएशन और थ्योरीज की है। ओके, तो आप देखोगे कि रेस थ्योरी का मायने क्या है, रेस थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है। रेस थ्योरी की बात करें तो कितनी सारे रेसेस जहाँ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। बोसियन एंथ्रोपोलॉजी, फ्रांस बॉस थे, है ना। तो ठीक है, तो उसके बाद फाउंडर जो थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बोसियन एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह से, है ना। तो ये हम रिसर्चेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आर्टिफैक्ट्स को हमने स्टडी किया, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। जेनेटिक्स, सेकंड चैप्टर की बात करें, रिसर्च मेथड्स की अगर हम बात करें तो हम रिसर्च मेथड से पहले जब हम जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट रिलेशनशिप है, डिफरेंट साइंसेस का क्या रिलेशनशिप है, क्या स्कोप है। होलिस्टिक साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करती है। ओके, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो मल्टी फेस्टेड सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये स्टडी करते हैं। होलिस्टिक्स का मतलब यही है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यही है। और तो हम देखेंगे कि होलिस्टिक स्टडी क्या होती है। होलिस्टिक स्टडी की बात अगर हम करें तो संभवतः होलिस्टिक स्टडी करना है कि जो कोई भी अगर चीज़ें हैं, कोई भी अगर फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको करनी है चीज़ों की, है ना, तो वो आप समझेंगे कि किस तरह से स्कोप इसका है। तो एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर हम करें तो एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ मैन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ग्रीक वर्ड से टर्म आया है एंथ्रोपोस और लोगोस। एंथ्रोपोस
और एंथ्रोपोस और लोगोस स्टडी ऑफ मैन ह्यूमन। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। स्कोप की बात करें तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। पहले जो होते थे हमारे हिस्टोरियन, वो ट्रैवल करते थे और वो जिस जगह में जाते थे वहाँ का कल्चर वो उसका डॉक्यूमेंट बनाते थे और वो उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन भी करते थे, एक्साइटेड भी होते थे। तो इसका फील्ड में हेल्थ को ये स्टडी करता है, एनवायरनमेंटल की इम्पैक्ट को स्टडी करता है, ये सोशल स्टडी करता है, ये मैरिज को स्टडी करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है। ओके, तो वो ट्रैवल वो हर कॉर्नर, वर्ल्ड के हर कॉर्नर में जाते हैं और एग्जॉटिक पीपल को स्टडी करते हैं, जहाँ फिर फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और टूल्स को स्टडी करते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर हम करें, आर्कियोलॉजी आता है। प्राइमेट्स क्या होता है, प्राइमेट्स की बात करें, फॉसिल्स क्या हैं, तो हारमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि पास्ट में रहते थे, उनके रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरी, द टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि एग्जीबिशन करती है, that takes to reconstruct the daily life and customs of people, जो कि रिकंस्ट्रक्ट करती है लाइफ ऑफ द पीपल जो कि पुराने समय में रहते थे अर्थ के ऊपर। होमो सैपियंस, सैपियंस की बात करें, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। होमो सैपियंस मीन्स वाइज मैन, ह्यूमन वेरिएशन। आप देखिए कि किस तरह से कंटेम्पररी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो वेरी करती है बायोलॉजिकली। नोस अलग है, हाइट अलग है, बॉडी स्टॉकी है, टॉल है, थिन है, फेशियल करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन वेरिएशन। ह्यूमन वेरिएशन की किस तरह से प्रेजेंट ह्यूमन वेरी करता है बायोलॉजिकली। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स की जो स्टडी करते हैं उनको प्राइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फॉसिल्स की बात करें, ओके, तो बरीड एंड हार रिमेन्स, फॉसिल्स की तलाश करते हैं। द स्टडी ऑफ द एमरजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड their later physical evolution also called पैलिएंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी और ह्यूमन पैलिएंथ्रोपोलॉजी जो कि ह्यूमन रिमेन्स की स्टडी करते, एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। पहली एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो कल्चरल वेरिएशन है, यूनिवर्सल्स है पास्ट और प्रेजेंट में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं, हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, किस तरह से एमरजेंस हुआ, एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस के, एमरजेंस कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमंस के, और फिजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी, अप्लाइड प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी जो कि हम नॉलेज प्रैक्टिकल गोल्स को हम अचीव करते हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की। होमो सैपियंस की बात करें तो हम सारे लिविंग पीपल, हम सारे लोग बिलोंग टू वन स्पीसीज, दैट इज होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ओके, तो आप देखिए कि किस तरह से वो बेटर इक्विप्ड कैसे हैं एस्किमोस, ताकि वो ठंडे इलाकों में सरवाइव कर जाते हैं, वो बेटर इक्विप्ड हैं। होमो सैपियंस, all living species belong to one biological species, which means all human population on earth can successfully interbreed. The first homo sapiens may have emerged about 2 लाख साल पहले। 2 लाख साल पहले फर्स्ट होमो सैपियंस जो है वो इमर्ज हुआ था।
2 लाख साल पहले। आप देखिए 50 बिलियन साल पहले यूनिवर्सल की एग्जिस्टेंस हुई। 55 से 65 बिलियन साल पहले फर्स्ट प्राइमेट्स आए। उसके बाद मंकीज एंड एप्स आए 15 से 25 मिलियन एज के दौरान। उसके बाद आप देखिए 4 मिलियन साल पहले एंसेस्टर्स हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स हमारे मर्ज हुए। जो ह्यूमन प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है वो 1 लाख साल में ही मर्ज हुआ है। 2 लाख साल पहले होमोसैपियंस इमर्ज हुए हैं। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हैं, प्राइमेट्स क्या हैं। तो ए मेंबर ऑफ द मेमेलियन ऑर्डर प्राइमेट डिवाइडेड इनटू टू। इसके दो सब ऑर्डर्स हैं, प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। प्राइमेट्स प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। तो हार्ड एंड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के दैट लिव्ड इन द पास्ट। ह्यूमन हाउ कंटेम्परेरी ह्यूमन पॉपुलेशन वेरी बायोलॉजिकली। तो एक मेंबर कैसे प्राइमेट क्या हो गया, एक मेंबर ऑफ द मैमिलियन ऑर्डर, मेंबर ऑफ द मैमिलियन ऑर्डर प्राइमेट्स डिवाइडेड इनटू टू। इसको हम बोलते हैं मैमिलियन ऑर्डर। ओके। तो बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, द प्रोसिमियंस, द monkeys and apes. Anthropologists, psychologists, biologists who specialize in the study of primates are called the various species of primates are observed in the wild and in the laboratory. वाइल्ड में भी, फॉरेस्ट में ऑब्जर्व करते हैं। इज द चिंपैंजी which bears a close resemblance to humans in behavior and physical appearance, has a similar blood chemistry. Indeed, chimpanzees share up to 99% of their genes with humans. Humans के साथ शेयर करते हैं, चिंपैंजीज की स्टडी की जाती है। ओके। तो इथनो एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक, तो हम लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शर्मा आप बोलते हैं, आप हे हाय बडी, हाय अब नाम से बोलते हैं। तो कैसे आप इसको हम इसी को स्टडी को हम बोलते हैं कि बायो इंस्टेंट। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स है, इसको हम बोलते हैं कि लैंग्वेज को हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हैं। हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल किस तरह से लैंग्वेजेस जो है वो चेंज हुई है टाइम के साथ। सो हाउ कल्चर डिफर एंड आर सिमिलर, कैसे कल्चर सिमिलर भी है और डिफर भी है। कल्चर को हम स्टडी करते हैं इथनोलॉजी में। इथनोग्राफर होते हैं जो कि कल्चर की स्टडी करते हैं। ओके। तो इथनोग्राफी है, इथनोग्राफी, इथनोलॉजी, इथनोग्राफर, इथनो हिस्टोरियन, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके। डिफरेंट चीज़ों को, रेलिवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए। आप देखिए कि किस तरह से जो नॉर्थ अमेरिका के कंग लिव्ड हैं। अब कैसे बहुत एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि आपने कल्चरल रिलेटिविज्म को हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे फोकस करना है, एथनोसेंट्रिज्म पे फोकस नहीं करना है। जैसे कंग ऑफ कालाहारी डेजर्ट में आम लोगों को अगर वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे वो उनको गर्मी का वहाँ पे द वेदर इज़ वेरी हॉट। तो क्या करेंगे आप लोग, धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर देंगे, बिना कपड़ों के रहना शुरू कर देंगे। और वहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर भी नहीं होता तो वहाँ पे आप गैदरिंग करना शुरू कर दोगे, हंटिंग करना शुरू कर दोगे और एक टाइम के बाद आप उनके जैसा ही बन जाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इन्वायरमेंट अडेप्टेबिलिटी है उनकी वहाँ के इन्वायरमेंट को लेके, तभी वो वैसे हैं। ओके। तो ये है एंथ्रोपोलॉजी, ये है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था जीन्स, क्या प्रोबेबिलिटी है जीन्स की, जेनेटिक्स को समझा हमने। और डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ओके। तो इसमें क्या होता है,
मेकअप जो होता है ऑर्गेनिजम्स का, ये डायरेक्ट करता है। तो इसके इसके पास अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन इट्स जेनेटिक कोड, इसका जेनेटिक कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ओके, जेनेटिक कोड्स की बात अगर हम करें तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप देखिए। जेनेटिक कोड मैं बताऊं आपको, जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और हाँ, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सेल के सेल में प्रेजेंट होता है। सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली जीन है क्या, जीन के जो है वो इंस्ट्रक्शंस कोड होती हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोड करके रहती हैं। ये डायरेक्ट करता है एमआरएनए को, और वो राइबोसोम्स के पास जाता है और उसको बताता है कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो ये ही हमारा जो जेनेटिक जो हमारा मेकअप है बॉडी का, उसको ये स्टडी करता है, उसको ये स्टडी करता है। ओके। तो अब देखिए कि क्या होता है होमोजाइगस कंडीशन, क्या होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। तो क्रोमोसोम एक एग से जाता है, एक स्पर्म से जाता है, एक एक क्रोमोसोम, एक जीन इनहेरिट होता है, एक लीली वहाँ से, एक लीली मदर से जाती है। तो क्रॉस ओवर होती है, तो सेग्रीगेशन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। सेग्रीगेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, म्यूटेशन सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, जेनेटिक जीन फ्लो जो है वो सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, हाइब्रिडाइजेशन सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है। ओके। तो अगर राइबोसोम्स की बात करें तो स्ट्रक्चर इन द सेल जो इंसुलिन मेकिंग प्रोटीन्स ये बनाता है। मैसेंजर ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू कॉपी द, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ए लॉन्ग टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इन द जीन्स, टू स्ट्रैंडेड डीऑक्सी टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स इन द जीन्स। तो आप देखिए मिटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। आप देखिए होता क्या है, डीएनए माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। तो अब ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म सेल और एग सेल जो है वो यूनाइट करते हैं टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम्स लेता है स्पर्म से, 23 पेयर्स वो लेता है एग से। तो टोटल 46, 23 पेयर फ्रॉम स्पर्म, 23 पेयर फ्रॉम द एग्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है। तो जीन क्या है, बेसिकली जीन एक जेनेटिक, एक केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है। जीन इज ए केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। allele, one member of a particular pair of genes called allele। homozygous, heterozygous, paired, rod shaped structure को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलीली, रिसेसिव एलीली, जो कि हम, और जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। माइटोसिस क्या है, ठीक है, माइटोसिस और एंड मियोसिस। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ मिटोसिस और मियोसिस को, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। मिटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। आप देखिए कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। आप देखिए, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ, चीज़ों को समझाने के लिए। क्रोमोसोम्स क्या है, तो ये रॉड लाइक पेयर्ड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं विद इन द न्यूक्लियस। तो
आप देखे जाए डोमिनेंट एलीली क्या हो गया, तो अलीली वो अलीली है जो कि एक्सप्रेस कहता है इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, और रिसेसिव अलीली जो कि सप्रेसिव होता है अलीली इन द होमोजाइगस कंडीशन बट एक्सप्रेस्ड ओनली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन, अगर आप एक जैसे आइडेंटिकल एलीलीज हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट एलीलीज हैं क्रोमोसोम्स पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जीन्स जो है वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे। बहुत सारे जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं और ये सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, और जेनेटिक कोड ये बताते हैं कि हमारी बॉडी का मेकअप कैसा होगा। तो इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोटीन्स सिंथेसिस करते हैं एमआरएनए। तो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ग्रेगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, एक मॉन्क था जिसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया, इसने जीनोटाइप फिनोटाइप एक्सप्लेन किया। तो so Mendel's unit of hereditary, where what we know called genes, he concluded that these units occurred in pairs for each trait, and that offspring inherited one unit of the pair from each parent. Each member of the gene pair or group is called an allele. So दो genes, these units occurs in pairs. Okay, 10 genes, 10 genes occurs in pairs, ये आपको पता होना चाहिए। genes का pairs में होते हैं क्या genes, 10 gene occurs in pairs। तो आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि जीन्स कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। 10 जीन जीन अकर अकर इन पेयर्स। की जीन, एक हर एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं। ओके, तो males have only males have only one type of genes on the X chromosome. This is called homozygous। एक तरह का have only one copy hemizygous। haploid cells like sperm and have only one copy of। exceptions है सेक्स क्रोमोसोम्स में, हैप्लॉइड में। तो जीन्स जो है हमेशा पेयर में ही होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। यस, वो पेयर में ही होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मेल्स के पास एक ही कॉपी होती है जीन की एक्स क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में एक ही कॉपी होती है जीन की। तो अब haploid cells like sperms and germs have only one copy of each gene. Some organisms like bacteria typically have only one copy of each gene. I can also explain with this diagram or related to Mendel's law। तो जीन्स पेयर्स में होते हैं, 2 कॉपीज होती हैं एलीलीज की। डोमिनेंट एलीली होती है, रिसेसिव एलीली होती है। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीन क्या होता है, केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। सो जीन्स का मतलब क्या होता है, केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। मेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, what we know called genes, he concluded that these units occurred in pairs for each trait। इसी को डिस्कस करते हुए कि कहाँ कहाँ होती हैं एलीलीज, जीन्स की 2 कॉपीज को एलीलीज बोलते हैं। तो हमने जो केमिकल यूनिट होता है हेरिडिटरी का उसको हम बोलते हैं जीन। ये आपको आइडिया इन चीज़ों का होना चाहिए कि हेरिडिटरी क्या चीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है। यस, these pairs are homologous chromosomes। So one allele is inherited from the mother, other is inherited from the father. Though genes occurs in pairs, so these paired genes are located on the homologous chromosomes। So chromosomes, how many, how many genes
how many genes genes pairs genes pairs are there in each chromosome. क्रोमोसोम exists in pairs, 23 pairs होते हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स के पेयर्स कितने होते हैं? You also have to answer. There is no fixed number. The number of genes के दो पेयर्स होते हैं, दो कॉपीज होती हैं, दो लिलीज होती हैं. अब कितने जीन पेयर्स होंगे? ठीक है, each chromosome pair carries the same genes, so each gene is present as one pair. How many genes pair per chromosome pair? It varies widely. Small chromosomes, a few hundred genes pairs, or large chromosomes होगा then few thousands of genes pairs. Chromosome 1 is the largest. Chromosome 1 is the largest chromosome number. It has 2000 to 2500 genes pairs. Chromosome number 21 is the smallest. It has 200 to 300 gene pairs. Okay, humans have about 20,000 to 21,000 genes in the body. These are spread unevenly across the 23 pairs of 23 chromosome pairs. So one chromosome pair contains many genes pairs, and each gene pair occupies the same position on both chromosomes. So okay, so does the same genes are present on each pair? Don't go into that much detail, dear friend. You need not. You are required to understand up to that level for which you can score good marks, fetch good marks 320, close to 320 in anthropology. That should be your target. So there are many 21 23,000 genes in pair. These are spread upon the unevenly around the. So one chromosome number 1, there are 20 chromosome number 22 21 pair genes pair 20 to 25 hundred genes pairs. So small chromosomes, few hundred thousands of genes pair. So each chromosome pair carries the same gene. That is, the same genes are present on the chromosome pair. So each gene is present as one pair. Two alleles. Okay. So distribution of distribution of close to. So I was discussing with you distribution of 20,000 genes across all chromosomes. कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी इन 20,000 जीन्स की अक्रॉस ऑल क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम नंबर 1 में कितने जीन्स होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 2 में 1300 होते हैं. क्रोमोसोम नंबर 3 में जीन्स होते हैं. क्रोमोसोम नंबर 4 में किसी में 500, किसी में 700, किसी में 1500. तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम जनरली हैव मोर जीन्स. तो क्रोमोसोम 22 एक्स क्रोमोसोम में भी जीन्स होते हैं. वाई क्रोमोसोम्स में भी इतने जीन्स होते हैं. क्रोमोसोम 9 इज यूजुअली जीन डेंस. Nightly chromosome Y has few genes. Each gene list here exists as a pair. Two alleles in most cells. Total chromosomes pair 23. Genes are unevenly distributed. Okay, so you must remember. So these are the types of genes that are presented in the chromosome pair. 20 to 20,000 pairs. Okay, so 20,000 human genes across
So total genes in the human body, total genes in the human body. So there are, so do all, so this same type of genes occurs in each cell. So same types, so same types of genes occurs in each cells. So all, yes, almost all cells contains in a human body. Nearly every cell has the same set of 20,000 genes. This is because all human cells comes from the, जितनी भी सेल्स बनते हैं वो सेम ओरिजिनल जाइगोट से बनते हैं. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ जीन्स होती हैं. What differs between genes is gene expression. What differs between cells is gene expression, not the genes themselves. Okay, that this heterozygous mitosis and meiosis, you must know of it. Okay, in one line, mitosis and meiosis in one line. So what is mitosis? Mitosis, it is the type of cell division that produces two identical diploid titer cells that produces four non-identical haploid cells for growth and repair. Mitosis is for growth and repair. Meiosis is for sexual reproduction. Produces four non-identical haploid cells, two identical daughter cells, two identical diploid daughter cells, four non-identical haploid cells. So that you be must know about it, about that all and these things. So that is very much required. You must understand of it. Mitosis. What is the difference between mitosis and meiosis? Meiosis produces two identical diploid daughter cells. Meiosis produces four non-identical haploid cells. Two identical diploid daughter cells for growth and repair. सो माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है? ग्रोथ के लिए है, सेल डिवीजन. माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है, सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस. तो जीन केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी. केमिकल, व्हाट इज केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी is gene. So made of DNA that carries information for a specific trait. Gene carry information for a specific trait. किस कलर की बॉडी शेप बनेगी, किस कलर की बॉडी स्किन बनेगी, क्या कलर होगा, वो डिसाइड करता है जीन. जीन इज द केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी. Yes, made of DNA, double stranded, double helix structure, phosphate group, sugar molecules, and base pairs.
So let us now discuss some other things in it. Let us move towards some briefly discussing about what is human variation and adaptation. So what is adaptation? What is skin color? What is Bergman's rule? Let us discuss about it. So race, what is race and racism? What is that? What about that races and racism? So you have to discuss about it physical acculturation, what is called Masai man in Kenya. So physical. So what is adaptation? Adaptation means acclimatation, adaptation, influence of the cultural environment in any given human population. इंडिविजुअल वेरी इन एक्सटर्नल फीचर स्किन कलर सबका अलग अलग होता है हाइट सबकी अलग अलग होती है ब्लड टाइप सबका अलग अलग होता है ओके vary if you measure the frequencies of such features in different populations you will typically find differences on average from one population to another some populations are typical darker in skin color than other population why do these physical differences occur why do these physical differences occur they may be largely the product of differences in genes. They may be largely due to growing up in a particular environment, different genes due to genes, differences due to growing in a particular environment, physical and cultural interaction between cultural factors and genes. We okay, so that is the process in human variations and differentiation between adaptation and acclimatization. So, mutation causes a change in the genetic makeup of an individual. Structure of the gene are the ultimate source of all variation because different genes make for greater or lesser chances of survival and reproduction. Natural selection results in more favorable genes become more frequent in a population over time. We call this process adaptation. So what is what is called adaptation? It refers to genetic changes. What is adaptation? Adaptation means you are having genetic changes when there is a genetic changes that give genetic changes that allows the organisms to survive. Acclimatization means physiological changes that people make when they encounter a new environment. Physiological adjustment. Okay, acclimatization and you know how adaptive a gene or trait is depends upon the specific environment. What is adaptive in one environment may not be adaptive in another. For example, dark colored mouth might have an advantage over light colored mouth when trees were darkened by pollution. Predators could not easily see their dark mouth. So we are ultimately talking about the acclimatization and the adaptation. So when there are physiological changes, some physiological changes in the body like vasodilation, vasoconstriction,
It is called physiological change. When there are changes at the genetic level, when there are changes at the physical level, it is called acclimatization, physiological adjustment to environment. Okay. So, for example, when we are chilled, our bodies attempt to create heat by making our muscles work. So, long exposure to cold weather leads our body to increase our metabolic rate so that we can generate more internal heat. So, when we are exposed to cold weather, then we generate more heat. One short-term shivering, long-term increase metabolic rates, long-term shivering time to create heat by making our muscles work. We do shiver. That is called acclimatization. For example, tanning is an acclimatization among light skinned people when exposed to solar radiation is likely in people where light skin color is adapted to environment with typically lower solar radiation. So adaptation through natural selection does not account for variation. Genetic drift refers to the variation in a population that appears because of random processes such as isolation, founder effect, mating patterns. Okay, neither genetic drift nor gene flow is an adaptive process. Genetic drift may increase the differences between the population. Gene flow tends to work in the opposite direction. Adaptation means you have adapt that is called adaptation. That is called adaptation. So we could expect natural selection to favor different genes and traits in those different environment. Okay. Uh, in the what happens indeed there is precisely what happened in certain areas of Europe and the United States as these countries became industrialized and industrial population increased. Similarly, human population live in a great variety of environments, so we would expect natural selection to favor those genes and traits in those different environments. So we shall see variation in skill, color, and body build are among the many features that may be at least partly explainable by how natural selection works in different environment. So natural selection, how the natural selection works in the different environment, how natural selection works in the different environment that you have to study. So what you need to do is that how you attempt to understand those things. How do you relate with those things? That is a very much understanding of you that you must know to understand the things around it. So that is called what is the physical variation, the adaptation and physiological variation. So there is a change in the structure of the genes. Okay, okay. So circumcise himself and all his male descendants are sign of the covenant between them. So, influence of the cultural environment. Not only are humans influenced by their environment through adaptations and acclimatization, but humans can also dramatically affect their environments. Culture allows humans to modify their environment, and such modification may less seen likelihood of genetic effect. For example, the effects of cloud may be modified by the culture. Traits of living in houses, harnessing energy to create heat and clothing the body. We alter our microenvironment. Iron deficiency may be overcome by cooking in iron pots if a physical environment lacks certain nutrients. Okay, that is due to the influence of the cultural environment. So that is something about human variation and adaptation. So what is Bergman's rule? So Bergman's rule and Allen's rule. Allen's rule, what is that? The rule that smaller sized subpopulation of a species inhabit the warmest part of its geographic range and large sized subpopulation the colder area. Smaller sized subpopulations of a species. जो छोटे साइज बर्गमैन रूल कहता है स्मॉलर साइज्ड पॉपुलेशन लिव इन द colder region, whereas
large sized subpopulation uh, inhabit the colder areas. Bergman's rule, Allen's rule, the rule that protruding particular arms and legs are relatively shorter, and those things of it are that under and तो एलेंस रूल क्या हो गया कि जो बर्गमैन्स रूल कहता है कि जो छोटे साइज के जो लोग होते हैं वो स्मॉलर साइज के जो लोग होते हैं वो गर्मी इलाकों में रहते हैं और जो बड़े साइज के जो लोग होते हैं वो कोल्डर एरिया में रहते हैं। ओके, तो एक होता है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या बोलता है कि आर्म्स एंड लेग्स जो है वो रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं कोल्डर एरियाज में देन इन द वार्मर एरियाज। तो एलेंस रूल कहता है कि जो हमारे आर्म्स और लेग्स होती हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती हैं, लॉन्गर होती हैं इन द हॉट रीजन एंड शॉर्टर इन द कोल्ड रीजन। द सब पॉपुलेशन साइज जो होता है स्मॉलर साइज पॉपुलेशन लार्जर साइज। बर्गमैन्स रूल साइज की बात करता है और एलेंस रूल बेसिकली साइज मीन वेट की बात करता है और एलेंस रूल ये बात करता है लेंथ, आर्म्स और लेग्स की लेंथ की। तो ग्लॉगर्स रूल की बात अगर हम करें, एक और रूल होता है ग्लॉगर्स रूल। तो उस रूल की माने हम हाइपोक्सिया क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सो ह्यूमन स्किन कलर। तो जो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स लिविंग इन वार्म humid climates have more melanin and therefore darker skin than population of the same species living in colder and dry areas. तो ग्लॉगर्स रूल है, बर्गमैन्स रूल्स है, एलेंस रूल्स है, पढ़ा होगा आपने। ग्लॉगर्स रूल क्या बोलता है? ग्लॉगर्स रूल कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है बर्ड्स की या एनिमल्स की, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो ये ठंडे इलाकों ये गर्मी वाले इलाकों में वार्म क्लाइमेट में इनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, मेलानिन ज़्यादा होता है, मेलानिन ज़्यादा होता है, इसमें मेलानिन कम होता है, मेलानिन ज़्यादा है, मेलानिन कम है। ओके, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर is the same as at lower altitude, but because the barometric pressure is very lower, less oxygen is taken in, with which often breathing becomes more rapid, the heart beats faster and activity is more difficult. तो हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो ब्रीथिंग जो है वो रैपिड हो जाती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज द सेम at lower altitude, but because the barometric pressure is lower, lesser oxygen is taken in with each breath. A condition of oxygen deficiency that occurs at higher altitude. Oxygen deficiency that occurs at higher altitude is called hypoxia. That you must also know. You know about adaptation and adaptability. Sickle cell anemia, in which the red blood cells are sickle shaped. When deprived of oxygen, instead of the normal disc shaped होना चाहिए red blood cells को,
तो होता क्या है कि वो डिस्क शेप के ना होके वो सिकल शेप के हो जाते हैं। द सिकल शेप ब्लड सेल्स डू नॉट मूव थ्रू द बॉडी एज रेडली एज नॉर्मल सेल्स। तो ब्रेन को हार्ट को डैमेज करते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं और अदर वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं सिकल सेल एनीमिया और सिकलीमिया। सो ये बेसिकली कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकलीमिया इस कंडीशन है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल शेप के हो जाते हैं when deprived of oxygen instead of the normal shape, जब ऑक्सीजन नहीं होती। ये क्यों होता है सिकल सेल? लैक्टेज डेफिशिएंसी। जो ड्रिंक जो मिल्क नहीं ड्रिंक करते हैं उसमें लैक्टोस लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। Thus a person without lactase cannot digest milk properly, and drinking it may cause bloating, cramps, stomach gas, and diarrhea. A study conducted in Baltimore 312 अफ्रीकन अमेरिकन पे स्टडी की थी, यूरोपियन अमेरिकन पे स्टडी की थी चिल्ड्रन के ऊपर। तो अब मिल्क इंटॉलरेंट थे, वो मिल्क वो नहीं पचा पाते हैं। तो हम ह्यूमन वेरिएशन एडेप्टेशन को पढ़ रहे हैं गाइस। तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे, तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप समझिए क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। मैंने एम्बर एंड एम्बर सीरीज शुरू की है एंथ्रोपोलॉजी की, जिसमें मैं एंथ्रोपोलॉजी बुक का एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड डे।